नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर का जो टॉपिक है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे। इस कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग जो यूटिलिटी अप्रोच है, यूटिलिटी के जो दो कॉन्सेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, उन पे बेस्ड जो MCQ क्वेश्चंस हैं, इन डिफरेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके जो MCQ क्वेश्चंस हैं, ये सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोग इम्पोर्टेंस जिनके यहाँ वो चाहे किसी भी कोर्स के हों, अगर कंज्यूमर बिहेवियर है, स्पेशली अगर हम बात करें तो अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बीकॉम के लिए या फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए, है ना, या फिर इसके लिए जो बच्चे जो लोग BA और इकोनॉमिक्स से देना चाहते हैं उनके लिए, या इसके अलावा और भी जो एग्जामिनेशन चाहे वो CBSE इंटरमीडिएट वाले हों, है ना, या फिर वो ISC वाले हों या बीकॉम वाले इवन क्यों ही ना हो, या जो BBA या और भी कोर्सेज हैं, जहां जहां पे टॉपिक उन सब के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो आई होप कि आप अगर ये वीडियो देखेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नए वीडियोस आसानी से और जल्दी पहुंच सके। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मार्जिनल का हो, चाहे वो एवरेज यूटिलिटी का आए, चाहे इंडिफरेंस कर्व आए, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट बनाई है ना, हमने प्रॉपर क्या करी है, माइक्रो की प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहां से डिटेल्ड में देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या अर्थ है। यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए, ना तो प्राइस ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, इकोनॉमिक्स में जब हम बात करेंगे तो यूजफुलनेस और यूटिलिटी दो अलग अलग टर्म होते हैं। किसी गुड्स में यूजफुलनेस हो सकती है बट यूटिलिटी हो सकता है ना हो। जैसे जो लिक्विड प्रोडक्ट हैं, जो टोबैको हो या जो अल्कोहल है, इन सब में यूटिलिटी होती है। कि यूटिलिटी नहीं होती तो लोग यूज नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, लेकिन यूजफुलनेस नहीं होती। तो दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। यूटिलिटी क्या होती है इकोनॉमिक्स में? यूटिलिटी का मतलब है कि सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। हम जब भी किसी कॉमोडिटी का कंजप्शन करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वही उसकी क्या कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है। और कुछ ऐसे ही यूटिलिटी की डेफिनेशन थी, हमने यूटिलिटी का डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप वो देखें तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि According to the cardinal utility approach, utility is assumed to be, cardinal उपयोगिता दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को माना जाता है। देखिए, हमने अपने चैनल पे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दोनों के डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखे हैं, हम वो टैग कर देना, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा तो समझ में आएगा। यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट थे, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, उसमें से पूछा है अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी इज एज्यूम्ड, है ना। अब कार्डिनल के हिसाब से यूटिलिटी क्या होती है? कैन ओनली बी रैंक्ड, कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, कैन नॉट बी मेजर्ड एट ऑल, या फिर डिपेंड्स ओनली ऑन इनकम। देखिए, जो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया था? ये पहली बात तो ये अप्रोच दिया था मार्शल ने। किसने दिया था? ये अप्रोच दिया था आपके मार्शल ने। और मार्शल ने क्या कहा है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता को मापने की काल्पनिक इकाई क्या कहलाती है? द हाइपोथेटिकल यूनिट मेजर्ड फॉर मेजरिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड। अब मार्शल ने यूटिलिटी मेजर करने की तो बात कह दी, लेकिन इसको मेजर करने के लिए जो हाइपोथेटिकल एक जो काल्पनिक इकाई माना था, वो इन्होंने किसको माना था? वो माना था यूटिल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिनल उपयोगिता सिद्धांत मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? विच इकोनॉमिस्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किसने दी है? ये दिया आपके अल्फ्रेड मार्शल ने। इनके हिसाब से यूटिलिटी उस गुड्स में होती है ना, और यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा। मार्जिनल यूटिलिटी एमयू का हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, हम टैग भी कर देंगे, उसे आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए पूरी इकोनॉमिक्स में जो सीमांत वर्ड है ना मार्जिनल, हम इसे बस एक्सप्लेन कर लेते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त, एडिशनल कह लें या हम एक्स्ट्रा या कह सकते हैं अतिरिक्त, है ना। तो सीमांत क्या होता है, अतिरिक्त होता है। अब सीमांत उपयोगिता पूछा है, मार्जिनल यूटिलिटी पूछा है, तो एडिशनल यूटिलिटी हो जाएगी। और एडिशनल यूटिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। टोटल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं सकता, एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यही आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल यूटिलिटी रीचेज इट्स मैक्सिमम व्हेन, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब। देखिए जो रिलेशनशिप है, स्पेशली एक से दो क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं कोई भी एग्जाम हो, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप कॉन्सेप्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर पढ़िएगा। हमने डिटेल्ड में वीडियो इसका अपलोड कर रखा है चैनल पे, टैग कर दे रहे हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। कह रहा टीयू मैक्सिमम कब होती है, देखिए टीयू मैक्सिमम कब होगी, हम सब ने पढ़ा है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तब होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती, जब सीमांत उपयोगिता आपकी जीरो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज, कह रहा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार सीमांत उपयोगिता घटती है क्योंकि कंज्यूमर वांट्स बिकम प्रोग्रेसिवली सेटिस्फाइड, उपभोक्ता की आवश्यकता क्रमशः संतुष्ट होती जाती है। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेस, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। इनकम डिक्रीजेस, आय घट जाती है। सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी डिक्रीजेस, या वस्तु की पूर्ति घट जाती है। इसके लिए देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हम वो टैग कर दे रहे हैं, वो आप जरूर देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए सीमांत उपयोगिता इसलिए घटती जाती है क्योंकि जैसे जैसे हम किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है, मतलब उपभोक्ता की जो आवश्यकता है वो क्रमशः संतुष्ट होती जाती है, इसलिए अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, और वही कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एजम्पशन, कह रहा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार कौन सी एक आवश्यक मान्यता है। देखिए इकोनॉमिक्स में हम जितने भी लॉज पढ़ते हैं, रूल रेगुलेशंस पढ़ते हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ एजम्पशंस मान्यताएं होती, बिना उनके वो काम नहीं करता, है ना। तो इसमें भी कुछ मान्यताएं हैं, जब ये एजम्पशंस काम करेंगी तो ही ये लॉ काम करेगा। पहला कह रहा है कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस कंटिन्यूअसली, दूसरा कह रहा है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर होमोजीनियस, तीसरा कह रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज आफ्टर ईच परचेज, एंड डी कह रहा है कंज्यूमर टेस्ट चेंज फ्रिक्वेंटली। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चेंजेस को तो वैसे भी शामिल नहीं करने वाले, है ना। क्या है, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर होमोजीनियस, जो यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं वो होमोजीनियस आइडेंटिकल होनी चाहिए, अपने साइज में, अपने शेप में, क्वालिटी में, इन सब में सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता नहीं है, पूछा है, विच इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कह रहा है यूटिलिटी इज मेजरेबल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, कंज्यूमर इज रैशनल, यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड नॉट मेजर्ड। कौन सी विशेषता नहीं होगी इसमें से, देखिए यूटिलिटी इज मेजरेबल, ये भी कार्डिनल की है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती ये भी है, और कंज्यूमर आपका रेशनल है ये भी है, ये विशेषता आपकी नहीं है। यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड, ये किसकी है, ये आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। कौन सा है, ये आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन, कार्डिनल उपयोगिता सिद्धांत में उपभोक्ता को संतुलन कहाँ प्राप्त होता है, जब टीयू मैक्सिमम हो, जब प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी हो, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना, शून्य हो जाए, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू एम यू
m हो। देखिए इसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो हम टैग कर दे रहे हैं, वो जरूर देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। कॉर्डिनल में वहां पर होती है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अपॉन प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन इट्स प्राइस, द रेशनल कंज्यूमर विल। देखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो उसके प्राइस से, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि किसी गुड्स का अगर हम प्राइस 10 रुपए दे रहे हैं तो इससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर 15 है, मतलब जितना प्राइस दे रहे हैं उससे ज्यादा यूटिलिटी हम ले रहे हैं, तो भाई आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है उसको खरीदना जारी रखोगे, मतलब परचेज मोर यूनिट्स ऑफ दी कॉमोडिटी, वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदते जाएंगे हम। नेक्स्ट कह रहा है कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज, सम सीमांत उपयोगिता नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए दो लॉ है, एक तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे कहा जाता है गॉशन का फर्स्ट लॉ, का कहा जाता है गॉशंस फर्स्ट लॉ, इसे हम कहते हैं किसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। लेकिन जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है इसको हम कहते हैं गॉशन का सेकेंड लॉ, गॉशन का द्वितीय नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अ कंज्यूमर टू, सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता को किसमें सहायता करता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में, अधिकतम उत्पादन करने में, बाजार मूल्य निर्धारित करने में, या पूर्ति बढ़ाने में। तो देखिए ना तो पूर्ति का संबंध है, ना तो बाजार मूल्य का, ना तो उत्पादन का, यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, निम्नलिखित में से कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण की एक सीमा कौन सी है। कह रहा है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, कंज्यूमर इज ऑलवेज इरेशनल, गुड्स हैव नो यूटिलिटी, या फिर इनकम इज ऑलवेज अनलिमिटेड। देखिए कौन विशेष लिमिटेशन है, देखिए कॉर्डिनल क्या कहता था, कॉर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो क्रिटिसाइज करके कहा गया वो क्या कहा गया कि यूटिलिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए जैसे आपकी हैप्पीनेस है, सॉरो है, पेन है, दुख तकलीफ दर्द, ये क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो जब इनको नहीं माप सकते हैं, है ना, कैसे मापोगे कि 2 किलो दुख है किसी को या 1 लीटर की तकलीफ है, कैसे मेजर करोगे, नहीं कर पाओगे ना, स्टेट ऑफ माइंड है। तो जब इन्हें नहीं मेजर कर पाओगे तो यूटिलिटी को कैसे करोगे, तो यूटिलिटी को भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस मान्यता पर आधारित है, ह्यूमन वांट्स आर कंप्लीटली अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स कंप्लीटली अनलिमिटेड है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स डिक्लाइन, देखिए ये डिमिनिशिंग मार्जिनल है, डिमिनिशिंग मार्जिनल का हमने डिटेल वीडियो अपलोड किया, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिमिनिशिंग का मतलब ही होता है घटना, तो जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो यही कहता है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स की एडिशनल या सक्सेसिव यूनिट इस्तेमाल करते जाते हैं तो हर अगली इकाई से मिलने वाला उपभोग लगातार घटता जाता है, संतुष्टि घटती चली जाती है, मतलब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स डिक्लाइन, जैसे जैसे अगली इकाई का आप इस्तेमाल करते जाओगे तो अगली इकाई से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट देन मार्जिनल यूटिलिटी इज, यदि कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता होगी। इसके लिए हमने कहा था कि हमें रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू एंड एयू वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, बिना उसके हम समझ नहीं सकते, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो इसका आप आंसर समझ जाएंगे। क्या है, जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही होती है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका रहेगा तो पॉजिटिव, मगर कैसा, ये घट रहा होगा, पॉजिटिव रहेगा मगर घट रहा होता है। इसके लिए ग्राफ से बाकायदा हमने एक्सप्लेन कर रखा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, वो वीडियो हम टैग कर दे रहे हैं, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम, ये बात अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने करी है। नेक्स्ट है MU इज नेगेटिव TU इंक्रीज कंटिन्यूअसली। देखिए जब MU नेगेटिव होता है तो TU डिक्लाइन होने लगता है। TU क्या होता है? डिक्लाइन होता है, तो ये गलत है। MU ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है, MU घटता जाता है। TU डिक्रीजेस व्हेन MU पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। पहला ऑप्शन सही है ना, कि जब MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय। जो आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है किसने डेवलप किया है? मार्शल ने तो कार्डिनल किया था। कौन सा किया था? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किया था। इसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, रिकार्डो ने फॉरेन ट्रेड की अपनी थ्योरीज दी थी, और यहाँ पे रेंट में भी थ्योरीज दी थी, माइक्रो में, है ना। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इट वाज डेवलप्ड बाय J.R. हिक्स एंड G.D. एलन। इन्होंने क्या कहा अपने अप्रोच में, कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम यूटिलिटी को केवल रैंक्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कही इन्होंने अपने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, और इसी पे इंडिफरेंस कर्व बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अ कंज्यूमर कैन, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता क्या कर सकता है? मेजर यूटिलिटी इन यूटिल्स, देखिए अभी मैंने बात की थी, मेजर करने की बात ही नहीं किया। रैंक प्रेफरेंस ओनली, इन्होंने क्या कहा? केवल अपनी पसंद का क्या कर सकता है? क्रम निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिफरेंस कर्व, इंपॉर्टेंट है इंडिफरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मिलने वाले हैं आपको एग्जामिनेशन में। कह रहा एन इंडिफरेंस कर्व represents those combinations of two goods that give the consumer। एक जो इंडिफरेंस कर्व है, दो वस्तुओं के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को क्या प्रदान करते हैं। इसके लिए देखिए इंडिफरेंस कर्व का मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, हमने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, टैग कर दे, जरूर देखिएगा। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो क्या करता है? कंज्यूमर को ऐसे कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करता है जहां पर उस जो कंज्यूमर है उसको हमेशा क्या मिलता है? इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे सपोज ये एक इंडिफरेंस कर्व बना है, तो इस पे चाहे कंज्यूमर ए पॉइंट पे हो, चाहे बी पे हो, चाहे सी पे हो, हर एक पॉइंट पर उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। देखिए जब आप इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैंने कहा ना प्रॉपर्टी कहाँ से पढ़ेंगे? डिटेल्ड वीडियो हमने अपलोड किया, वहां आप पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? पहली बात तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा, एक हाई इंडिफरेंस कर्व हमेशा हाईयर सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करते। ये सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन कहा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? कौन सा उदासीनता वक्र का गुण नहीं है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देखिए होता है, प्रॉपर्टी है। टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। इट इज जनरली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होता है। इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए यहां पर यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढलान क्यों रखते हैं? बिकॉज बोथ गुड्स आर अनडिजायरेबल, बिकॉज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एन इंक्रीज इन वन गुड रिक्वायर्स अ डिक्रीज इन द अदर। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बिकॉज प्राइसेस ऑलवेज फॉल्स एंड बिकॉज इनकम इंक्रीजेस। देखिए इंडिफरेंस कर्व में एक तरफ हम एक्स कॉमोडिटी रखते हैं, इधर एक्स कॉमोडिटी, इधर वाई कॉमोडिटी, और ऐसा इंडिफरेंस कर्व होता है। होता क्या है कि अगर इनकम कंज्यूमर की कांस्टेंट मानते हैं, इनकम क्या मानी जाती है? कांस्टेंट। अगर इनकम कांस्टेंट होगी, अगर आप एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे और पैसा उतना ही है, एक कॉमोडिटी ज्यादा खरीदोगे, तो भैया जाहिर सी बात दूसरे की क्वांटिटी घटानी पड़ेगी। मतलब क्या होता है? समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा बढ़ने पर दूसरे की मात्रा हमें घटानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्वेक्स शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट, उदासीनता वक्र का जो मूल बिंदु की ओर उत्तल होना है, कॉन्वेक्स होना संकेत देता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कांस्टेंट एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस या जीरो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए हम लोग लॉ पढ़ के आए हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी डीआरएस की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, अब मार्जिनल रेट क्या, इसका नाम ही है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, जब एक गुड्स किसी दूसरे की जगह ले, मतलब अगर हम किसी को हटा के बैठ जाए तो सब प्रतिस्थापन कहलाता है, सब्स्टिट्यूट कहलाता है ना। अब जिस रेट से हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे वो रेट कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, rate at which a consumer is willing to sacrifice one good for additional unit of another while maintaining the same level। कंज्यूमर क्या करे, समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए जब किसी गुड्स के एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए, है ना, दूसरी गुड्स की जितनी यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है वही कहलाती है इसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एजम्पशन एक्सप्लेन्स द कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र के उत्तल होने के कारण कौन सी मान्यता है। अभी बात करी हम लोगों ने कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्स होने का मतलब कॉन्वेक्स क्यों हो रहा था, ये हो रहा था आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। आई होप अभी तक आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर इट वुड वायलेट द अजम्पशन। अगर दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो किस मान्यता का उल्लंघन होगा। कंसिस्टेंसी ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी। देखिए इन तीनों ऑप्शन का कोई लेना देना इससे नहीं है। किसका वायलेशन होगा, उपभोक्ता की पसंद की संगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंडिफरेंस मैप इज डिफाइंड एज। उदासीनता मानचित्र किसे कहते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं हम, हमारा एक ये इंडिफरेंस कर्व बना IC1, ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। इसी पे हमें एक और इंडिफरेंस कर्व बना दे IC2, हम एक और बना दे IC3। अब हमने 3-4 इंडिफरेंस कर्व बना दिए तो अब जो फिगर कहलाएगा आपका इंडिफरेंस मैप। मतलब क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना, इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बजट लाइन रिप्रेजेंट्स। जो बजट लाइन है वो क्या प्रदर्शित करती है, किसे करेगी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड बाय अ कंज्यूमर, उपभोक्ता द्वारा प्राप्त विभिन्न संतुष्टि स्तर को दिखाएगी। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस को दिखाएगी। डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन या डिफरेंट शेड्यूल, इन दोनों को नहीं दिखाती। क्या दिखाती है, ये प्राइस लाइन है, क्या दिखाएगी, ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे दो गुड्स की जो कि एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है उनको रिप्रेजेंट करती है कौन, आपकी प्राइस लाइन। ये बताएगी कि गिवन इनकम पर या गिवन प्राइसेस पर एक कंज्यूमर दोनों गुड्स की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है। हमने ऑलरेडी बजट लाइन या प्राइस लाइन का भी वीडियो अपलोड कर रखा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू, बजट रेखा का जो ढाल है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए जो स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो जो इसका स्लोप होता है किसका बराबर होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, जिसको हम प्रवणता ढाल या M भी कहते हैं, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होगा आपके -px/py के, किसके, -px/py के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच व्हेन। उदासीनता वक्र दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में तब होगा। देखिए IC से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का डिटेल्ड वीडियो टैग कर दे रहे हैं, जरूर देखिएगा तभी सब समझ में आएगा। कब होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0, बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल IC, इनकम इज मैक्सिमम, और ये कुछ नहीं होता। देखिए कहाँ पर होता है, जैसे आपका ये प्राइस लाइन है और ये IC, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाए, टच कर जाए, वहीं पर इक्विलिब्रियम होता है। क्या होगा, बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट है कि एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द ऑर्डिनल अप्रोच। कह रहा ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अभी हम लोगों ने बात किया जहां पर क्या हो, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, क्या हो, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल्स टू हो जाए आपका स्लोप ऑफ IC। अब ये स्लोप ऑफ प्राइस लाइन होता है px/py और स्लोप ऑफ IC होता है
MUX अपॉन MUY कह लो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MRSXY, है ना। अब ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका बनेगा कि PX अपॉन PY इज इक्वल्स टू MRSXY के बराबर होगा। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं तो इसी के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए वाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट द बजट लाइन विल बी, मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहे तो बजट रेखा किधर जाएगी। देखिए अगर ये हमारी एक प्राइस लाइन है AB, है ना, अगर मूल्य वही रहे, इनकम बढ़ जाए तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड, है ना। तो क्या होगा, शिफ्ट आउटवर्ड पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन, शिफ्ट इनवर्ड नहीं होगी, क्या होगी, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज, अगर गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए, while income and the price of good Y remain unchanged the budget line will be, अगर एक गुड्स का प्राइस कम हो जाए जबकि इनकम और दूसरी प्राइस कांस्टेंट रहे तो बजट लाइन क्या होगी। शिफ्ट पैरेलल, देखिए पैरेलल तो शिफ्ट नहीं होती प्राइस में, अगर इनकम चेंज होगी तो ही पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, अनचेंज भी नहीं होगी। क्या होगी, ध्यान देते हैं कि प्राइस, जैसे ये बजट लाइन है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने कि एक्स का प्राइस, अब एक्स का प्राइस घटेगा तो जाहिर सी बात है एक्स की क्वांटिटी ज्यादा परचेज करी जाएगी और प्राइस लाइन बी से कुछ ऐसे B1 आ जाएगी। अब क्या होगा कि रोटेट आउट, क्या होगा, बाहर निकल गई ना, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, मतलब रोटेट आउटवर्ड फ्रॉम द वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं। कंज्यूमर इज रैशनल, ये मान्यता होती है। प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, ये भी होती है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कॉर्नल, देखिए यूटिलिटी ये मेजर नहीं करता, ये क्या करता है, ये यूटिलिटी को रैंक करता है, इसलिए सही ऑप्शन यही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा था कि कौन नहीं है। नेक्स्ट द मूवमेंट ऑफ अ कंज्यूमर फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम पॉइंट टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता का एक संतुलन बिंदु से दूसरी संतुलन बिंदु पर जाना क्या कहलाता है। देखिए जाहिर सी बात किसकी वजह से है, प्राइस की वजह से अगर चेंज होगा तो कौन सा इफेक्ट कहलाने वाला है, प्राइस इफेक्ट। और एक बात और जान लो, प्राइस इफेक्ट बराबर होता है इनकम इफेक्ट के प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। तो अगर क्वेश्चन कहीं इनसे भी पूछ ले तो भी याद रखना होगा। नेक्स्ट है कह रहा है इफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कॉज्ड ओनली बाय अ चेंज इन रियल इनकम ड्यू टू प्राइस चेंज इज कॉल्ड, कह रहा मूल्य परिवर्तन के कारण वास्तविक आय में परिवर्तन से उत्पन्न मांग को आप क्या कहोगे। अभी हमने बात करी कि देखो जब आप प्राइस चेंज करते हो तो दो तरीके के चेंज आते हैं, एक तो इनकम इफेक्ट आता है, एक आता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्वेश्चन ने कहा है कि रियल इनकम की वजह से तो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इनकम इफेक्ट, तो कहलाएगी आपकी आय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चेंज इन कंजप्शन resulting from a consumer substituting a cheaper good for a relative expensive one is known as, जब उपभोक्ता अपेक्षाकृत महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का उपभोग करने लगे तो इस प्रभाव को आप क्या कहोगे। अगर मतलब आप कोई मान लो महंगी गुड्स यूज कर रहे हो और उसकी जगह पर अगर सस्ती गुड्स इस्तेमाल करने लगो तो क्या होगी, मतलब एक गुड्स को हमने छोड़ा दूसरी गुड्स को अपनाया, मतलब एक गुड्स को दूसरी गुड्स से क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो ऐसा इफेक्ट कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। इंडिफरेंस कर्व्स एल शेप, जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स उसमें आईसी कर्व एल शेप होता है। आईसी कर्व आर स्ट्रेट लाइंस विद कांस्टेंट स्लोप। एमआरएस कंटिन्यूअसली डिमिनिशिंग,
या गुड्स कैन नॉट रिप्लेस ईच अदर। देखिए परफेक्ट है तो रिप्लेस तो कर ही देंगी, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन केसेस में जो आपका ये जो होता है ना, क्या होगा कि इंडिफरेंस कवर स्ट्रेट लाइंस विद कांस्टेंट स्लोप। आईसी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगी, वो भी कांस्टेंट स्लोप के साथ, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री होती तो एल शेप हो जाता। नेक्स्ट है कि आईसी कर्व फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर जनरली। देखिए आ गया परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए क्या होगा, अभी हमने डिस्कशन कर लिया था, कैसा होगा? एल शेप्ड होगा। नेक्स्ट है अ गिफन गुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। गिफन गुड्स की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए गिफन गुड्स का हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, हम टैग कर दे रहे हैं, देखिएगा अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो वहाँ पे डिटेल हमने डिस्कशन किया हुआ है। ये गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिन पे देखो ये मांग के नियम का अपवाद है, यहाँ पे मांग का नियम काम नहीं करता। ये लव डिमांड का एक्सेप्शनल है, और लव डिमांड का एक्सेप्शनल है तो लव डिमांड तो आप जानते हैं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है, प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है, लेकिन ऐसा ना हो तो गिफन गुड्स होंगी। क्या होगा गिफन गुड्स में? डिमांड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स, डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस, इनकम इफेक्ट इज जीरो एंड इट इज ऑलवेज लग्जरी गुड्स नहीं होती, है ना। क्या होगा? डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस, जब प्राइस क्या हो? बढ़ रहे हो तो डिमांड राइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एन एग्जांपल ऑफ इंफीरियर गुड्स। देखिए हीन वस्तुएं इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है, इसका भी हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, जरूर देखिएगा। अच्छी बात है कि इस वीडियो में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग सबके वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो अगर कोई छोटे क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में दिक्कत होगी तो भी समझ में आएगा। गुड्स इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जो कंज्यूमर की जैसे इनकम बढ़ती है तो उसका त्याग कर देता है, उसका इस्तेमाल नहीं करता है, वो इंफीरियर गुड्स होती हैं, है ना। ब्रांडेड कार ये सुपीरियर गुड्स है, एयर कंडीशनर सुपीरियर गुड्स है, स्वर्ण आभूषण गोल्ड ज्वेलरी सुपीरियर गुड्स है, जो मोटा अनाज है ये आपका इंफीरियर गुड्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विद द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। जो का प्रकट वरीयता सिद्धांत है किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो देखिए रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी थी आपके पॉल सैमुअल्सन ने। ये आपकी जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की उससे भी एसोसिएटेड रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एज्यूम्स दैट कंज्यूमर प्रेफरेंस आर रिवील्ड थ्रू। कह रहा जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है प्रकट वरीयता सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता की पसंद किसके माध्यम से प्रकट होती है? वर्बल स्टेटमेंट से, एक्चुअल परचेजिंग बिहेवियर से, गवर्नमेंट पॉलिसी से, या प्रोड्यूसर डिसीजन से। तो देखिए रिवील प्रेफरेंस में जो बिहेवियर प्रकट करते हैं कंज्यूमर अपने, वो करते हैं एक्चुअल परचेजिंग बिहेवियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता कॉर्डिनल तथा ऑर्डिनल दोनों में समान है? मतलब ऐसी एजम्पशन जो कॉमन है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में और कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। देखते हैं कौन सी। यूटिलिटी इज मेजरेबल, देखिए कॉमन नहीं, एक में मेजरेबल एक में नॉन मेजरेबल। कंज्यूमर इज रैशनल, उपभोक्ता विवेकशील है, दोनों में माना गया है। मनी कांस्टेंट होना, ये दोनों में माना नहीं गया है ना। इसके बाद है ऑर्डिनल मेजरेबल नहीं, कंज्यूमर रेशनल। वैसे रेशनलिटी पूरी इकोनॉमिक्स में जितने रूल्स रेगुलेशन से लॉज हैं सब में माना गया है कि कंज्यूमर कैसा रेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आईसी। कर आईसी की कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? अभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे तो आप आई होप आप कर लोगे। हायर आईसी इंडिकेट्स हाई सेटिस्फेक्शन, ये होती है। आईसी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये नहीं होती, और यही आपका सही आंसर होगा क्योंकि नहीं क्वेश्चन ने पूछा है ना, तो इंटरसेक्ट नहीं करते आईसीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द आईसी। कह रहा अगर पूरे आईसी में एमआरएस कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो, तो आईसी कर्व कैसा होगा? देखिए जब एमआरएस डिक्लाइन होता है तो एमआरसी जो आपका आईसी है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। जब ये पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स हम लिख देते हैं। अगर आपका एमआरएस नेगेटिव होगा, क्या होगा? नेगेटिव, तो आईसी कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। अगर आपका एमआरएस पॉजिटिव होगा तो ये कैसा होगा? ये आपका
कॉनकेव होगा, है ना। और अगर आपका एक कांस्टेंट होगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्वेक्स स्लोप ऑफ एन आईसी। आईसी के कॉन्वेक्स होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अभी बात करी हम लोगों ने, कॉन्वेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कि जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, इसकी वजह से कॉन्वेक्स होती है। नेक्स्ट है कि अंडर द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव एट द पॉइंट। क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ प्राप्त किया जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, जहां पर क्या हो, बजट रेखा मतलब प्राइस लाइन टच करे इंडिफरेंस कर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल। मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश करता है ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल को। कह रहा कॉर्डिनल यूटिलिटी मेजर सेटिस्फैक्शन न्यूमेरिकली, ये बात सही है। वेयर एज ऑर्डिनल रैंक्स प्रेफरेंस, ये सही है। दूसरा कहते हैं बोथ अप्रोचेस, दोनों नहीं कर रहे हैं काम। ऑर्डिनल वाज डेवलप्ड बिफोर कॉर्डिनल, नहीं, कॉर्डिनल पहले डेवलप हुआ है, ऑर्डिनल बाद में आया है। कॉर्डिनल डज नॉट मेजर, नहीं, पहला ऑप्शन ये आपका सही होगा। हमने कहा है ना कि इसके लिए हमने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता संतुलन के संबंध में कौन सा कथन एकदम सही है। कह रहा है कि अंडर कॉर्डिनल एनालिसिस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन mu बराबर pu, MUM होता है। दूसरा कॉर्डिनल अकर्स व्हेन IC इंटरसेक्ट, ऑर्डिनल एनालिसिस इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन IC इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर को नहीं, एक दूसरे को नहीं काटते, टेंजेंट होता है जब तब होता है, किससे, प्राइस लाइन से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन इनकम भी नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस भी नहीं होता। मतलब पहला ही ऑप्शन बचा हमारा, पहला ऑप्शन आपका सही है। इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, क्योंकि बहुत इतना टाइम नहीं था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस वजह से हमने एक एक क्वेश्चन जो है डिटेल डिस्कशन नहीं किया है। और इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने किए हैं, इन सब के डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। वो सारे वीडियो आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इकोनॉमिक्स के फैक्ट हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, बने रहिएगा हमारे चैनल इको लर्नर्स के साथ।